जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रभात पब्लिकेशन के सेट नंबर 8 का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। प्रभात पब्लिकेशन की यह पुस्तक बिहार के आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक का डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप 67th बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सेट नंबर 8 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव। एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट किसने लिखा? रिपोर्ट है ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव। तो ये जो रिपोर्ट लिखा है, ये जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है बेसिकली वो किया है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। ऑप्शन डी इसका सही है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल शासक जिम्मेदार था, तो बेसिकली गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या के लिए जिम्मेदार था विद्याधर। ऑप्शन डी यहां पे सही है, विद्याधर इनकी हत्या के लिए जिम्मेदार था। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था। मुगल काल में चित्रकला को लेकर के 3 शासक जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जुड़ा हुआ हुमायूं। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया हुमायूं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में चित्रकला विभाग की स्थापना किसने किया? तो चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया है और सबसे अधिक चित्रों का निर्माण किया गया था जहांगीर के काल में। इसलिए मुगल काल में जहांगीर के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये तीनों ही शासक हुमायूं, अकबर और जहांगीर तीनों ही मुगल काल के चित्रकला से संबंधित हैं, जिसकी शुरुआत हुमायूं के द्वारा किया गया था। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता है? तो अघन्या, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अघन्या वैदिक काल में बेसिकली गाय को माना जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? तो बाबर का 4 युद्ध इंपॉर्टेंट है। तो जिहाद की घोषणा उन्होंने जो किया था वो किया था खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। सबसे पहले 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी और 1527 ईस्वी में राणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया था खानवा का युद्ध, और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो लखनऊ समझौता को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सुलह हुई थी और यह समझौता बेसिकली हुआ था वर्ष 1916 ईस्वी में। इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीधी कार्रवाई दिवस ये जो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, कि कब मनाया गया था, किस डेट में मनाया गया था, डेट एग्जैक्टली पूछता है, और ये डेट है 16 अगस्त 1946। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को, FST को, यानी फिरोज शाह तुगलक को यह श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीवकों को दान दिया था? नागार्जुनी पहाड़ी को आजीवकों को जो दान दिया था बेसिकली वो दान दिया था दशरथ ने। ऑप्शन सी। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता था, और ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 319 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस एक पुरातत्व स्थल से नव पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा स्थल जहां से नव पाषाणकालीन संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका जो ऑप्शन है
आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। नव पाषाणकालीन संस्कृति हो या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हो, दोनों के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेसिकली पूजा करते थे पशुपति की, ऑप्शन ए, पशुपति की पूजा करते थे। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा से जो संबंधित राजा थे वो थे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी। चंदेल शासक का जिझाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के द्वारा दिया गया? तो चंदेल साम्राज्य का एक नाम और फेमस नाम है जिझाक भुक्ति, और ये नाम बेसिकली दिया गया है चंदेल शासक जय शक्ति के द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शासकों में किसने विदेशों में आधुनिक रीति रिवाज का दूतावास की स्थापना किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेशों में आधुनिक रीति रिवाज का जो दूतावास है, वर्तमान में जो हम लोग दूतावास देखते हैं, अपनी एम्बेसी विदेश में देखते हैं, इसकी शुरुआत बेसिकली किया था टीपू सुल्तान ने। और कैसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी एम्बेसी फ्रांस में भी स्थापित किया था और कई अन्य देशों में अपनी एम्बेसी स्थापित किया था। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, तो किसकी खेती नहीं करते थे? गेहूं, चावल और जौ, ये तीनों ही भारत में बहुत पहले से खेती चल रही है। लेकिन 14वीं शताब्दी देखा जाए, 13वीं शताब्दी में यहाँ पे भारत के किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का। क्वेश्चन नंबर 17, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर किया था? तो शिवाजी और मुगल सेना नायक यानी मुगल सेनापति जय सिंह के बीच में बेसिकली पुरंदर की संधि हुई थी। निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ शुरू करने का श्रेय दिया जाता है विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1920 में जो सितंबर में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को बेसिकली विरोध करने वाला शख्स ही 1920 में दिसंबर 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो जो शख्स सितंबर 1920 में असहयोग का विरोध कर रहा था, उन्होंने ही दिसंबर 1920 में असहयोग को प्रस्तावित किया था, और वो शख्स, वो व्यक्ति थे CR दास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में कौन सबसे सही प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या करता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो व्याख्या करता है यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए, भारत में कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि जितना आवश्यकता है उससे अधिक श्रम संख्या उसमें काम करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं, जितना जरूरत नहीं है। कृषि में अगर 55% लोग भारत में कृषि पे निर्भर हैं या कृषि करते हैं, इतना निर्भर नहीं रहेंगे तो भी उत्पाद सेम होगा। तो इसी को कहा गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और पूछा जाता है किसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी है? तो कृषि सेक्टर में इंडिया में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधि को संगठित किया था, और वो थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था या महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलगाम। निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था?
तो बंगाल के विभाजन जो हुआ था 1905 में, इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच निकला था? अशफाकुल्ला खान को फांसी हुई थी, राजेंद्र लाहौरी को फांसी हुई थी, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इससे बच निकले थे। ऑप्शन डी सही होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक FST। इन्होंने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, बिल्कुल है। मालवा में जहाज महल है, ये भी है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, ये भी है। लेकिन अजमेर में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद नहीं है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख निम्नलिखित में किया गया। द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया है बेसिकली थलवाईपुरम के तांबे की प्लेट में। ऑप्शन ए, थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में। क्वेश्चन नंबर 28, वास्को डी गामा का कालीकट तट पे आने का भव्य स्वागत किस भारतीय राजा के द्वारा किया गया था? तो वहां के जो राजा था बेसिकली वो था जमोरिन, और जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ऑप्शन सी। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट मतलब होता है संरक्षक। तो अकबर के शासन में संरक्षण काल का जो पीरियड है वो माना जाता है 1556 से लेकर के 1560, और इसे संरक्षण काल भी माना जाता है, इसे पर्दा काल भी माना जाता है। और इस दौरान जो उसके संरक्षक थे वो थे बैरम खान। ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का काल जब समाप्त हुआ उसके जस्ट बाद मुगल काल शुरू हुआ था, और ये 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई से ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है और मुगल काल शुरू होता है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक लद्दाख जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रभावित होती है? लद्दाख और जास्कर दोनों के मध्य प्रभावित होने वाली या प्रवाहित होने वाली नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन बी। विश्व की निम्नलिखित झीलों में किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? ये 4 झील को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो इस चारों झील में सबसे अधिकतम क्षेत्रफल है बैकाल झील का। ऑप्शन ए। एल्युमिनियम कोरबा। सीमेंट डालमिया नगर जाना जाता है जो बिहार में ही अवस्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के लिए बेंगलोर को जाना जाता है, और पेट्रोल रसायन के लिए बोंगाई गांव को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित है? चंबल की जो सहायक नदी है बनास, बिल्कुल सही है। चंबल की सहायक नदी बनास है। गोदावरी की सहायक नदी भीमा है, बिल्कुल नहीं। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, और महानदी की सहायक नदी है बेल नदी। तो ये दोनों ही सुमेलित है। ऑप्शन ए और डी दोनों सुमेलित है। इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। चेना कृषि कहाँ मिलती है? कृषि की एक पद्धति है चेन्ना कृषि, और चेन्ना कृषि मिलती है श्रीलंका में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई, लेकिन इसका जो सेट में आंसर दिया है वो ताप मंडल दिया हुआ, तो हम लोग फिलहाल ताप मंडल को मान के चलेंगे, लेकिन इसका मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि समताप मंडल को अगर आप देखिएगा तो क्षोभ मंडल भी समताप मंडल का पार्ट नहीं है, मध्य मंडल भी नहीं है, और ताप मंडल भी नहीं है। तो इसका कायदे से आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, लेकिन सेट में ये जो सेट है इस किताब में इसका आंसर सी दिया हुआ। चंदाका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? चंदाका वन्यजीव अभयारण्य बेसिकली हाथी के लिए जाना जाता है, और ये उड़ीसा के कटक में है। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा।
इसमें कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ठंडी धारा नहीं है इसका मतलब गर्म धारा है। तो इसमें कौन सा गर्म धारा है यही बताइए। इसमें गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा को गर्म धारा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है वो बनाती है नील नदी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित सेल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है? यानी कौन सा सेल तंत्र है जो कोयला का मुख्य स्रोत है इंडिया में? तो वो है गोंडवाना तंत्र। गोंडवाना तंत्र कोयला के मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतः जिम्मेदार है? ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार जो है वो उपयुक्त ऑप्शन में क्लोरीन है। ऑप्शन बी क्लोरीन सबसे अधिक जिम्मेदार है ओजोन परत की क्षरण के लिए। वर्षा वन बायोम की विशेषता होती है। तो वर्षा वन बायोम जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है? वनस्पति समुदाय 4 ऊर्ध्व स्तर, प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी और भूमि परतें यहां पे होती हैं। यही इसकी मानक विशेषता होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक क्या है? चिनूक स्थानीय हवा है और ये स्थानीय हवा यूएसए अमेरिका की स्थानीय हवा है। आंसर ऑप्शन ए होगा। देश दिया हुआ और देश में तेल का क्षेत्र दिया हुआ। तो ईरान में जो है तेल का क्षेत्र है वो है मस्जिद सुलेमान। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, सॉरी ए का क्या होगा? 4 हो जाएगा। मस्जिद सुलेमान तेल का क्षेत्र है। उसके बाद इराक का जो है, इराक का किरकुक हो जाएगा। इराक का किरकुक हो जाएगा। कुवैत का आप देखेंगे तो कुवैत का बर्गन हो जाएगा और सऊदी अरब का दम्मान हो जाएगा। तो इसको जब मैच कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4-3-1-2। ये जो सेट है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे बना लिए होंगे या बना लीजिएगा। अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो सेट इसका बना लीजिएगा आप लोग। टेलीग्राम चैनल पे इस सेट का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था। सारगेसो प्रख्यात है। तो सारगेसो किस चीज़ के लिए प्रख्यात है? अत्यधिक निम्न तापमान हेतु, अत्यधिक गहराई हेतु, समुद्री शैवाल से भरा एक जल हेतु और यह उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु। तो सारगेसो बेसिकली प्रसिद्ध है। सारगेसो द्वीप भी है, सागर भी है, सॉरी सागर है सारगेसो। और ये बेसिकली प्रसिद्ध है समुद्री शैवाल से भरा जल हेतु। तो समुद्री शैवाल के लिए सारगेसो काफी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किसने वैश्विक विरासत वन माना जाता है? वैश्विक विरासत वन ये बेसिकली संज्ञा दी जाती है पश्चिम बंगाल के सुंदर वन को। बेसाल्ट सेल के संरक्षण में निम्नलिखित में किस एक की अधिकतम मात्रा होती है? तो बेसाल्ट सेल के, सॉरी संरक्षण नहीं है, संगठन है। यानी बेसाल्ट सेल में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी कैल्शियम, सी लोहा या डी सिलिकॉन। इसका आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो बेसाल्ट सेल में सबसे अधिक सिलिकॉन की मात्रा होती है। निम्नलिखित में किस राज्य में कुटुंबश्री मिशन शुरू किया गया? करंट का क्वेश्चन है। कुटुंबश्री मिशन बेसिकली केरल में शुरू किया गया। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस एक का एल्बिडो उच्चतम होता है? एल्बिडो अगर आप देखेंगे तो 25% एल्बिडो जो है वो बेसिकली मेघ से रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपासी वर्षी मेघ। तो कपासी मेघ जो होता है सबसे अधिक एल्बिडो उसी का होता है। डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये विश्व का एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है और ये अवस्थित है काला सागर और एजोब सागर के उत्तर में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51। कठोर संविधान क्या है? सबसे पहले तो कठोर संविधान ये समझ लीजिए कि वैसा संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं होता। संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी टफ होता है
और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोरतम संविधान है। अभी तक अमेरिका में बहुत ही कम संवैधानिक संशोधन हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विधि निर्माण की नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होना चाहिए। विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से इसे संशोधित नहीं किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इसमें संशोधन आसानी से नहीं होता है। केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जे.एस. मिल का, ऑप्शन डी। इन्होंने ही कहा था कि केवल जो शिक्षित लोग हैं वही ढंग से या अच्छे लोगों को चुन पाएंगे, इसलिए शिक्षित लोगों को ही मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो भारत में दो तरह के अल्पसंख्यक होते हैं, एक तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं और एक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं। तो भाषाई और धार्मिक दोनों ही आधार पर भारत में अल्पसंख्यक होते हैं। भारतीय संविधान दोनों को मान्यताएं देता है, ऑप्शन सी। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारतीय संविधान के द्वारा संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार दिया गया है वो राष्ट्रपति को दिया गया, ऑप्शन ए। और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को बेसिकली 14 दिन तक रोक के रख सकती है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को सिर्फ एक बार संशोधन किया गया और 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो समिति है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है भारतीय संविधान की, इसकी स्थापना किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ये डेट भी पूछता है, 29 अगस्त 1947 को इसकी शुरुआत किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था, ये बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? पंचायतों से संबंधित व्यवस्था आर्टिकल 249 में है और यह भाग 9 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किया गया? वित्तीय आपातकाल 3 तरह का आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था आर्टिकल 360 में किया गया है और अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अब भारत के मौलिक अधिकार नहीं है? यानी पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय में ये मौलिक अधिकार था। भारत के संविधान के आर्टिकल 19F और 31 में इसका प्रोविजन था और ये प्रोविजन था संपत्ति के अधिकार का, जो 19F में भी था और आर्टिकल 31 में भी था। इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। समाप्त नहीं किया गया, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार को हटा करके इसको आर्टिकल 300 क में स्थान दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल अधिकार बना दिया गया। लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, गुजरात को अगर आप देखेंगे तो गुजरात में सदस्यों की संख्या है 11। गुजरात में 11 सदस्य हैं। कर्नाटका को देखेंगे 12 सदस्य कर्नाटका में राज्यसभा के। केरल को जो सदस्य हैं वो 9 सदस्य हैं केरल में, और राजस्थान में 10 सदस्य हैं। यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सी संविदाविताओं की मौलिक अधिकार समान मान्यताओं में नहीं है? संविदाविताओं की मौलिक अधिकार सामान्य मान्यताओं में नहीं है, कौन सा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, व्यक्ति की असुरक्षा, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन ये सिंपल पूछ रहा है 62 नंबर का कि मौलिक अधिकार की सामान्य मान्यताओं में क्या है। तो प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा ये भी है, संविदा की अवधारणा भी है, व्यक्ति की सहमति भी है, लेकिन व्यक्ति की असुरक्षा इसमें नहीं आता है।
निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं। क्यों रुचि नहीं लेते हैं? क्योंकि इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत ही समय लगता है। आंसर डी। भूरी क्रांति, अगला क्वेश्चन है भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति बेसिकली उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। आंसर कोई ऑप्शन में उर्वरक के उत्पादन से संबंधित यहां नहीं दिया हुआ, आंसर ई हो जाएगा। विदेशी मुद्रा का अर्थ यह है कि वह दर जिस पे एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो विदेशी मुद्रा को लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जहां हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो करेंसी होता है जो अन्य करेंसी में इजीली रूप से कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक सेबी है इंडिया में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व में होते हैं? तो दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, बेसिक क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन पूछता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक के स्वामित्व किसके पास होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है पूंजीपतियों के पास होता है, इसलिए उसका नाम पूंजीवादी है। और समाजवादी में ये होता है, इसका जो स्वामित्व होता है बेसिकली राज्य के पास होता है, ऑप्शन सी। भारत क्या है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना तो समाजवादी है ना ही पूंजीवादी है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष का था? पंचवर्षीय योजना को लेकर के आप लोग डेट देख लीजिएगा, ईयर देख लीजिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से लेकर के 56, दूसरा आया था 56 से लेकर के 61, तीसरा था 61 से लेकर के 66 और 66 से 69 जो है 1 वर्षीय 1 वर्षीय प्लान रहा था 66 से लेकर के 69 तक। उसके बाद जो चौथा जो प्लान था वो था 1969 से लेकर के 74 तक और पांचवा जो है पंचवर्षीय योजना था 1974 से लेकर के 78 तक था। क्यों 78 तक ही रहा? क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी, कांग्रेस की सरकार चली गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी और उन्होंने पंचवर्षीय योजना को ही समाप्त कर दिया था और इसके जगह रोलिंग प्लान आया था। इसलिए 1978 से लेकर के 80 तक हमारे देश में रोलिंग प्लान रहा था। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1974 से लेकर के 78 तक सिर्फ 4 वर्ष तक ये योजना रही थी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों का ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्याज दरों का निर्धारण, हाँ, ब्याज दरों का निर्धारण जो बेसिकली किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? सिंडिकेट बैंक यहाँ पे दिख रहा है जो गवर्नमेंट बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित कर देता है? तो मुद्रास्फीति और आय तथा धन को बेसिकली धनवान के पक्ष में ही पुनः वितरित कर देता है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में किसकी कोई विभा नहीं है? विभा मतलब होता है डायमेंशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विकृति। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पे एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए, तो ऋणात्मक ऊर्जा बेसिकली इसके लिए चाहिए था, आंसर ए हो जाएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है? शुद्ध जल में जो है आप डिटर्जेंट डाल दीजिए तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव हमारा जो है घट जाएगा। सारंगी कमेटी को गठित किया गया था, कमेटी को लेकर के एक क्वेश्चन पूछे जाता है बीपीएससी में, और सारंगी कमेटी को गठित किया था किसानों के ऋण संबंधी मुद्दों के लिए, ऑप्शन सी।
किसी तहसीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो ये जो सिद्धांत होता है ये बेसिकली आघूर्ण का सिद्धांत होता है, ऑप्शन सी। वृत्ताकार पथ पे चारों ओर पिंड के गति का उदाहरण है। देखिए वृत्ताकार पथ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वस्तु है जो चारों ओर घूम रही है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि समान चाल समान होती है, लेकिन परिवर्तित वेग हमेशा परिवर्तित होते रहता है, क्योंकि वेग जो होता है डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल लगातार चेंज होगा, तो समान चाल होगा, परिवर्ती वेग होगा। रेडियो एक्टिविटी को मापा कैसे जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है, रेडियो एक्टिवनेस जो होता है, उसको मापने के लिए जो एक मेजर का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है गागर मूलर काउंटर, GM काउंटर। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? ये क्वेश्चन भी पूछा है। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है? तो फ्लोरीन है। तरल पदार्थ में पाए जाने वाले अधातु है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा था, और ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा था कि हल्का गहरा नीला रंग का जो तरल पदार्थ है कौन से ऐसी धातु है, अधातु है, सॉरी, क्वेश्चन पूछा था कौन से ऐसे अधातु है जो हल्का गहरा नीला कलर का होता है। तो गहरा नीला कलर का जो अधातु होता है और तरल अवस्था में पाए जाने वाला जो अधातु है, एकमात्र अधातु है, वो है ब्रोमीन, ऑप्शन ए। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है डायमेथल ईथर, ऑप्शन ए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन बेसिकली दहन पोषक माना जाता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है कि दहन को, आग को भड़काने का काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वलनशील है? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वलनशील गैस है, और दूसरा कौन सा है निम्नलिखित में? तो हाइड्रोजन भी ज्वलनशील गैस है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ज्वलनशील गैस है, और जब दोनों मिल जाता है H2O तो वो आग को बुझाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 87, यस। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, वनस्पति को परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से जो बचाता है वो है कैरोटोनॉइड, कैरोटोनॉइड। जापान में पाए जाने वाला यूसो रोग निम्नलिखित कारण प्रदूषण से संबंधित है। तो यूसो रोग जो है बेसिकली पीसीबी पॉल्यूशन से संबंधित है, ऑप्शन ए। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। जो सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो है महासागर। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है इसमें? तो जल जीवशाला है। जल जीवशाला जो है एक्वेरियम को कहा जाता है। एक्वेरियम आप देखते होंगे कि मछली घर एक छोटा सा बनाया जाता है, वहाँ पे रंग बिरंगी मछली डाल दी जाती है। कांच का एक मछली घर आप लोग देखते होंगे अक्सर कि कांच का छोटा सा मछली घर रहता है, उसमें पानी डाला जाता है और रंग बिरंगी मछली डाल दी जाती है हमारी, ताकि सुंदरता को बढ़ाने के लिए नॉर्मली ऐसा किया जाता है। तो उसको कहा जाता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 92, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर का कारण होता है अम्ल वर्षा, ऑप्शन ए। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच्छर का जो जैविक नियंत्रण किया जाता है, जैविक रूप से इसको कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं गेम्बुशिया को प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, जेनेटिक शब्द किसने दिया? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन होता है।
एक तो जेनेटिक्स का जो है जो संस्थापक था या जेनेटिक्स के जो पिता कहे जाते हैं वो मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल जो है 1866 में जेनेटिक्स को लेकर के अपना थ्योरी दिया था, 1866 में थ्योरी दिया था। और जेनेटिक्स के फादर अगर आपसे पूछा जाएंगे तो वो मेंडल को कहा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द दिया है 1905 ईस्वी में बेटसन ने ये शब्द दिया था। ऑप्शन सी सही है। सहलग्नता की खोज किसने की थी, सहलग्नता इसकी भी खोज किया है बेटसन ने। ऑप्शन डी। जीन शब्द किसने बनाया था, तो जीन शब्द जोहानसन ने बनाया था। जॉ से जीन हो गया और जॉ से जोहानसन हो गया, तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किसने छोड़ा था, दो में ही कंफ्यूजन होगा आपको, रूस में और अमेरिका में कंफ्यूजन होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस ने पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दो क्वेश्चन पूछता। किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू इंडिया की पहले महिला राज्यपाल रही है जो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें किसने महाजनपद, वर्तमान में बिहार क्षेत्र में है, तो बिहार क्षेत्र में कौन कौन से महाजनपद हैं, ये क्वेश्चन पूरी तरह से बिहार से संबंधित है। तो बेसिकली 3 महाजनपद जो है बिहार में रहे हैं, वज्जी संघ हो गया, अंग और मगध, ये 3 महाजनपद बिहार में रहे हैं। नालंदा के सराय टिल्ता में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ, तो सराय टिल्ता जो है नालंदा में है, यहाँ के उत्खनन से बेसिकली प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। ऑप्शन सी। हर्यक वंश के उपरांत मगध वंश की सत्ता पे स्थापित था। हर्यक वंश के बाद कौन सा शासक आया या कौन सा वंश आया जो मगध की सत्ता पे विराजमान हुआ था, तो वो था शिशुनाग वंश। किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार के शासन जहां को सौंपा था, ख्वाजा जहां को सौंपा था, सॉरी, तो नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंपा था 1394 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, गोलघर का निर्माण 1786 के आसपास शुरू हुआ था और इसका निर्माण जो है बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। ऑप्शन डी। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, अली गौहर। अली गौहर ने सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अली गौहर। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, बिहार होम रूल लीग की स्थापना मोहम्मद मजहरूल हक के द्वारा किया गया था, वहीं इसके अध्यक्ष थे। इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए क्योंकि चारों में से कोई नहीं ऑप्शन में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पे होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। तो पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन 5000 की आबादी पे होता है। ऑप्शन ए। बिहार के राज्यपाल को किससे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त, बिहार के राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, बिहार के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति किया जाता है और लोक सेवा राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी किया जाता है।
तो एक से अधिक इसका आंसर सही है। बिहार में आमतौर पे पहाड़ियों में पाइराइट की खान पाया जाता है, यह किस जिले में? तो पाइराइट की खान जो मिलता है ये बेसिकली रोहतास जिले में मिलता है, ऑप्शन सी। बिहार में औसत समुद्री ऊंचाई जो है तल से कितना है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया। तो समुद्री तल से जो ऊंचाई है बिहार की वो बेसिकली है 53 मीटर, 53 मीटर। बिहार भारत को किस भाग में अवस्थित है? तो बिहार भारत के अगर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में अवस्थित है, उत्तर और पूर्व में अवस्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ऑप्शन ए। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? पटना, भागलपुर और मुंगेर, ये तीनों ही गंगा के किनारे बसा है। तो गंगा के किनारे जो नहीं बसा है वो गया है। गया फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ, गंगा के किनारे नहीं बसा है। किस जैविक उद्यान का प्रमुख आकर्षक सांपों का घर है? तो अगर आप पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान गए होंगे तो वहां का आकर्षक सांपों का घर है, जरूर आपने देखा होगा सांपों के घर को। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिमी मैदान में होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है सेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी पश्चिमी मैदान। रागी के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो रागी जो होता है बेसिकली मरवा कहते हैं, हम लोगों ने अपने बचपन में मरवा की रोटी काफ़ी खाई है। तो इसका जो उत्पादन होता है वो बिहार देश में पहला नंबर पे है, प्रथम स्थान पे है। बिहार राज्य में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे है, लेकिन इस सेट में इसका आंसर दिया है, जो बुक है इसमें इसका आंसर दिया है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी। तो क्या ये ऑप्शन बी सही है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जरूर कि क्या बिहार राज्य में माल डब्बा बनाने का कारखाना मुजफ्फरपुर में है या नहीं है। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है? तो भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात कम है, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। देखिए जनगणना को लेकर के एक दो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं और जनगणना पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, देखिएगा आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, मधेपुरा। भारत में डिजिटल समाचार मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये क्वेश्चन लगभग चर्चा में रहा वर्ष भर। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है बेसिकली वो स्वविनियमित होता है, किसी का इसका रेगुलेटरी बॉडी अभी तक नहीं बनाया गया। इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। बिहार में किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं आपको बोध गया में, ऑप्शन ए। 123 से लेकर के 10 क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर बनाते होंगे आप लोग तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ मैं यहाँ पे आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका आंसर है 123 का ऑप्शन डी। 124 का आंसर है ऑप्शन डी 8:1। 125 का आंसर है ऑप्शन सी 12। 126 का आंसर है ऑप्शन बी 4:9। 127 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक 127 का आंसर है ऑप्शन बी 80 छात्र। 128 ऑप्शन ए 12। 129 क्वेश्चन नंबर 129 आंसर बी मंगलवार। 130 का आंसर है ऑप्शन ए 100। 131 क्वेश्चन नंबर 131 इसका आंसर है ऑप्शन सी 881/1999।
99, 881/99। क्वेश्चन नंबर 132, इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, FHJ। क्वेश्चन नंबर 133, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। अब जो रेस्ट क्वेश्चन है वो करंट का क्वेश्चन है। हाल में ही समाचार पत्र में चर्चित 1 ट्रिलियन प्लेटिनम सिक्का किससे संबंधित है? तो एक सिक्का जारी किया गया है USA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जो 1 ट्रिलियन प्लेटिनम का सिक्का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किन्नू एक उच्च उपज वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं? तो किन्नू जो है खट्टा फल है और बड़े पैमाने पे पंजाब में ये उगाया जाता है। गोर्नो बदखां स्वायत्त प्रांत निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो ये जो श्रृंखला है वो है पामीर पठार पे ये अवस्थित है। ऑप्शन बी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किससे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चर्चा में लगातार पेपर में था कि इस सर्वे के अनुसार जो दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, देना बैंक। क्वेश्चन नंबर 139, एनसीबी लगातार चर्चा में रहा है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? किसे नियुक्त किया गया? एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान को। चर्चित सर्वाइकल इंटरनेशनल निम्नलिखित में किसके अधिकारों की वकालत करता है? सर्वाइकल इंटरनेशनल बेसिकली आदिवासी लोगों की अधिकारों की वकालत करता है। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो जितने भी पनडुब्बी का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ वो सर मैंने चर्चा किया है न्यूज एनालिसिस में आपके साथ। तो इसका जो नाम है वो है INS वेला। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में पहला स्थान मिला है गुजरात को। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटका क्षेत्र का नाम बदल के क्या किया? तो कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटका क्षेत्र का नाम बदल के किया है कित्तूर कर्नाटका। ऑप्शन ए। भारत के संदर्भ में छौ और पाइका शब्द किससे संबंधित है? छौ जो है एक नृत्य है बेसिकली। छौ और पाइका दोनों ही बंगाल के नृत्य रूप हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145, इरुलर और नारीकुरावा ये क्या है? ये जनजाति बेसिकली है। तो ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो इरुलर और नारीकुरावा ये जनजाति बेसिकली तमिलनाडु से संबंधित है। ये दोनों ही तमिलनाडु की जनजाति हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 146, मुल्ला पेरियार बांध विवाद निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य के बीच में है? मुल्ला पेरियार बांध जो है बेसिकली केरल में है और ये केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद का कारण होता है। ऑप्शन ए। और ये काफी चर्चा में भी रहा था। मिशन 2017 नेट जीरो इंडिया के लिए अ ग्रीन न्यू डील किसके द्वारा जारी किया गया? तो 2070 में हमारा नेट न्यूट्रल का टारगेट है और इसका लिए जो है एक द ग्रीन न्यू डील जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन बी। PNS तुगरिल जो सबसे बड़ा सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत है निम्नलिखित में किस देश के द्वारा निर्मित और वितरित किया गया?
तो ये बेसिकली चीन से पाकिस्तान को वितरित किया गया है, चीन बनाया और पाकिस्तान को दिया है। क्वेश्चन नंबर 149, कट्टुपनिया एक खानाबदोश आदिवासी समूह है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कट्टुपनिया बेसिकली खानाबदोश जनजाति है और केरल के आसपास ये इसका क्षेत्र है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट, हेग कोड ऑफ कंडक्ट किससे संबंधित है? तो अभी देश में जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल की होड़ लगी हुई है, उसी को रोकने के लिए हेग कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही होगा। तो चलिए, ये सेट नंबर 8 का डिस्कशन हमने आपके साथ किया है। ये निश्चित तौर पे आपके आने वाले 67 एग्जाम में आपकी सहयोगी होगी, आपका हेल्प करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें जो 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और सेट नंबर 9 कल मैं आपको सेट नंबर 9 अपलोड कर दूंगा और सेट नंबर 9 का जो है सेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, उसको बना लीजिएगा। कल शाम में सेट नंबर 9 का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।